बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में। आपको बता दूं कि ये जो 100 क्वेश्चंस होंगे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र के आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, व्यापक अर्थशास्त्र के बारे में आपको जानना होता है। आपको बता दूं कि जो ये मॉडल पेपर है ये 2024 और 2025 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है तो आपकी यूनिवर्सिटी में मतलब जैसे कि कानपुर विश्वविद्यालय हो गया या जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, MJPRU हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी विश्वविद्यालय BU झांसी यानी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसे और कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है। खास करके आपको बता दूं और राम मनोहर लोहिया या अन्य विश्वविद्यालय का जो माइनर पेपर होता है कुछ विश्वविद्यालय में वो ऑब्जेक्टिव होने लगा है, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेजर माइनर सभी के लिए यह लेक्चर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आइए अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन करते हैं, कितना उत्पादन हो रहा है एक वर्ष में या राष्ट्र में पूरा का पूरा उत्पादन का कितना उत्पादन हो रहा है पूरे के पूरे देश में, उसका पूरा लेखा जोखा। विनिमय आयात निर्यात, विनिमय माने होता है कि एक्सचेंज जो होता है, खरीदारी और एक प्रकार से लेन देन का, ये सब एक प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसका घ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, द जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है, प्रोफेसर कीन्स ने इस पुस्तक को लिखा है। ध्यान रखिएगा परीक्षा में 100% आने वाला है। ये सब प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इसको रखा है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, समष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की शाखाओं में कीमतों का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत और विवरण का बृहद सिद्धांत, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र की शाखाओं में शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न चौथा नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? तो सामूहिक क्रियाओं का अध्ययन करता है समष्टि अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पांचवा नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र के स्वरूप हैं। देखिए एस्थेटिक समष्टि अर्थशास्त्र, तुलनात्मक समष्टि स्थितिकी और समष्टि प्रावैधिकी, ये तीनों एक प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र के ही स्वरूप हैं। ऑप्शन नंबर इसका घा लगा देंगे ऊपर, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ सकता है। प्रश्न है सूक्ष्म तथा समष्टि अर्थशास्त्र। सूक्ष्म माने होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि का मतलब होता है व्यापक यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि व्यष्टि, इसको सूक्ष्म को व्यष्टि बोलते हैं। तो व्यष्टि और समष्टि शास्त्र अर्थशास्त्र क्या है? एक दूसरे के पूरक है बिल्कुल, यानी कि कुछ नियम एक प्रकार से आपको मतलब अगर आप माइक्रो को पढ़ लेंगे तो भी आपका पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ नहीं माना जाएगा और माइक्रो को पढ़ लेंगे तो भी नहीं, यानी कि दोनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और दोनों का एक प्रकार से अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से अगर देखें तो दोनों का अपना अपना महत्व है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वास्तव में व्यष्टि एवं समष्टि यानी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में परस्पर कोई विरोध नहीं है, ये दोनों अत्यंत आवश्यक हैं। यदि आप एक को समझते हैं और दूसरे के बारे में अनभिज्ञ हैं, दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं, यानी माइक्रो आपने पढ़ लिया और माइक्रो नहीं जानते हैं, या माइक्रो जान लिया और माइक्रो के बारे में अध्ययन नहीं किया, तो आप अर्ध शिक्षित हैं। यह कथन किसने कहा था? इस कथन को किसने कहा भैया? प्रोफेसर कीन्स, प्रोफेसर मार्शल, एडम स्मिथ, प्रोफेसर सैमुअल। किसने कहा था? तो प्रोफेसर सैमुअल ने इस कथन को कहा था। ऑप्शन नंबर गा में दिए हैं प्रोफेसर सैमुअल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गा ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आठवां नंबर प्रश्न है, आर्थिक इकाइयां हैं। आर्थिक इकाइयों में राष्ट्रीय आय शामिल है, ठीक है, कुल उपयोग शामिल है और सामान्य कीमत स्तर, तो ये सब आर्थिक इकाइयां हैं। ये तीनों ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी, ये सब आर्थिक इकाइयां हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है राष्ट्रीय आय को उपयोग के दृष्टिकोण से किसने परिभाषित किया? राष्ट्रीय आयोग मतलब राष्ट्रीय आय को यानी नेशनल इनकम को उपयोग के दृष्टिकोण से, ठीक है, यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से किसने परिभाषित किया? तो प्रोफेसर फिशर ने इसको एक प्रकार से
परिभाषित किया था उपयोग मतलब उपभोग के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय को। आगे देखेंगे 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पीगू की राष्ट्रीय आय की परिभाषा में कौन सा गुण विद्यमान है, बताएं। पीगू की जो राष्ट्रीय आय की परिभाषा है उसमें कौन सा गुण विद्यमान है भैया। देखिए सुविधाजनकता ये एक गुण है पीगू की राष्ट्रीय आय में की परिभाषा में। यथार्थता और व्यवहारिकता ये तीनों गुण विद्यमान है पीगू के द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा में। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे 11वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। साधनों की आय किन शीर्षकों के अंतर्गत रखी जाती है, बताएं। साधनों की आय किन शीर्षकों के अंतर्गत रखी जाती है। तो श्रमिकों को दिया गया वेतन, गैर कंपनी क्षेत्र को आय और जिन निजी कंपनियों को प्राप्त लाभ, ये सब एक प्रकार से साधनों की आय के इन सभी शीर्षकों के अंतर्गत रखी जाती हैं। इसका घ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। एक बात मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस के आंसर लगाने में जो तुक्का वाली विधि होती है उसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे हमेशा। देखिए साधनों की आय की किन, अब यहाँ पर किस शीर्षक, अगर यहाँ पर एक केवल एक या का खा गा सही होता, ठीक है, तो इनमें से यहाँ पर होता किस शीर्षक के अंतर्गत रखी जाती है। लेकिन यहाँ पर किन शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है ताकि जो है 1 2 3 किन मतलब कि बहुवचन संज्ञा में चला रहा है, प्लूरल नाउन में चला जा रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए एक प्रकार से यहाँ पर किन का प्रयोग किया गया। तो ऐसे ही जब भी आपकी कुछ किसी चीज़ की विशेषता, लाभ, हानि या एक प्रकार से और भी इकाइयाँ हैं, जैसे आर्थिक इकाइयाँ, अभी मैंने कई प्रश्न आपको बताए थे, जैसे यहाँ पर देखेंगे आर्थिक इकाइयाँ, इकाई है, आर्थिक इकाई है, अगर एक होता तो इकाई है होता, लेकिन यहाँ पर आर्थिक इकाइयाँ हैं का मतलब क्या होगा, कई इकाइयों की बात हो रही है, ठीक है, प्लूरल नाउन में चले गए हम, तो जाहिर सी बात है आपका घा लग जाएगा। तो ऐसे समय में आपको हमेशा डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो साधनों की आय किन शीर्षकों के अंतर्गत रखी जाती है, तो ये आपका यही होगा डी, इसका घा ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका 12 नंबर। फिलिप्स वक्र स्फीति को सभी दरों पर अनुलंब या मतलब ऊर्ध्व स्तरीय नहीं होता है। फिलिप्स वक्र स्फीति की दरों पर, मतलब जो फिलिप्स वक्र होता है ये स्फीति की दरों पर अनुलंब और अनुलंब या ऊर्ध्व स्तरीय नहीं होता है। यह आलोचना किसकी है। यह आलोचना करी थी जो है पोत्र सोलो ने, ठीक है, प्रोफेसर सोलो ने करी थी, प्रोफेसर सोलो कर लेंगे, एक ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 13 नंबर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास के निमित्त भुगतान घटा देने पर जो बचता है वो क्या कहलाता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है आपका क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से, यानी कि जब जो पूरा का पूरा जो एक प्रकार से आपका राष्ट्रीय उत्पाद होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एक होता है, जिसमें आप घटा देते तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट बनता है, एनएनपी, ठीक है। तो अगर आप सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी पूरा उत्पादन कितना हुआ एक साल में पूरा आपका हो गया, तो उसका जो राष्ट्रीय उत्पादन, अगर उसमें जो मूल्य यानी कि जितना पैसा लगा है, मतलब मूल्य ह्रास ये सब आप घटा देंगे, तो क्या बचेगा आपका विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बचेगा। विशुद्ध मतलब होता है एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट बचेगा आपका, ठीक है। और इस वजह से क्या बचेगा, जीएनपी होगा, ये जीएनपी यानी कि जीएनपी में से जब मूल ह्रास आप घटा देंगे तो आपका क्या बनेगा, एनएनपी बनेगा। जीएनपी का मतलब क्या होता है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब जीएनपी में से यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में से आप क्या घटा देंगे, आप मूल्य ह्रास और जितना भी लगा है तो वो घटा देंगे, तो आपका एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के लिए किस खाते की व्यवस्था की जाती है, बताएं। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के लिए किस खाते की व्यवस्था करी जाती है। देखें तो परिचालन खाता, चालू खाता और पूंजी खाता, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के लिए इन सभी खाते का प्रयोग करा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी घाटों का, मतलब कि सभी खातों का। अगला प्रश्न 15 नंबर। समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्यों का योग अंतिम उत्पादन योग बनता है, जिनके आधार पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। यह निम्न में से किस विधि के अनुसार बताया गया है। तो ये वस्तु सेवा विधि के अकॉर्डिंग बताया गया है, इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है। द्रव्य प्रवाहों अर्थात मौद्रिक खर्चों के प्रवाह के आधार पर राष्ट्रीय आय में उपस्थित परिवर्तन मापने का प्रयास किया है, किसने किया है, बताएं।
तो द्रव्य प्रवाहों मतलब कि जो मौद्रिक खर्चे होते हैं उनके प्रवाह के आधार पर राष्ट्रीय आय में उपस्थित परिवर्तन मापने का जो प्रयास किया है वो मॉरिस कूपलैंड ने किया है। इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से 17 नंबर प्रश्न है, सामाजिक लेखांकन के प्रमुख अंग हैं। सामाजिक लेखांकन के प्रमुख अंग हैं। अब अंग हैं लिखा हुआ है तो आपका दिमाग यहाँ पर आ गया डी में, तुरंत देखा डी में अगर उपयुक्त तो सभी दिया है तो आपका 99.99% आपका डी ही होगा। देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय, मतलब कि सामाजिक लेखांकन के प्रमुख अंग में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय आय और व्यय योग आय, ये सब इसके अंग होते हैं। बिल्कुल इसका घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त तो सभी। 18 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय की गणना हेतु निम्न में से किस विधि का उल्लेख किया है। तो साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए देखिए किस विधि का उल्लेख किया है, वस्तु सेवा विधि, आय प्राप्ति विधि और उपयोग बचत विधि। तो इन सभी विधियों का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 19 नंबर प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो भारतीय राष्ट्रीय मतलब कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा करी जाती है। इसका घा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए आपके। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत की राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है, बताएं। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान रहा है। तो द्वितीय क्षेत्रों का सबसे कम योगदान रहता है। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 21 नंबर, भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका है। भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान जो है वो घरेलू क्षेत्रों का रहा है। इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य जो है इनमें से वो है बिहार। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, राष्ट्रीय न्याय दर्श सर्वेक्षण जिसको आप एनएसएस बोलते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय न्याय आदर्श सर्वेक्षण की स्थापना 1950 में की गई। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये सब प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है 24 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में जो है उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त तो दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना में। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस आधार पर की जाती है, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित आधार पर करी जाती है। तो चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर, इन दोनों मूल्यों के आधार पर गणना की जाती है राष्ट्रीय आय की। गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों आधार पर। 26 नंबर प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद देश की राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की। तो भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की थी 4 अगस्त 1949 को। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, घरेलू क्षेत्र में किए मतलब कि घरेलू क्षेत्र में किसे सम्मिलित करते हैं इनमें से। देखिए भूमि को घरेलू क्षेत्र में बिल्कुल शामिल करते हैं, श्रम को भी और पूंजी को भी। तो भूमि, श्रम और पूंजी ये घरेलू क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। इसका घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं। तो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की अगर बात की तो इसमें घरेलू तथा व्यावसायिक जो क्षेत्र होते हैं वो शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 29 नंबर प्रश्न है, विदेशी क्षेत्र किस चक्रीय प्रवाह में आता है। तो विदेशी क्षेत्र जो होता है वो किस चक्रीय प्रवाह में आता है। तो 4 क्षेत्रीय मतलब कि 4 चक्रीय प्रवाह में या 4 क्षेत्रीय प्रवाह में आता है विदेशी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 30 नंबर, केवल मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में स्फीति पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, यह विचार किस विद्वान है का है, बताए। तो केवल मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में स्फीति पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, यह विचार किस विद्वान का है। तो प्रोफेसर कीन्स का था और बिल्कुल सही बात इन्होंने कही थी। गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर, एक अनावृत अर्थव्यवस्था में आर्य प्रवाह के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं, बताएं। परिवार, पूंजी, व्यापार
या सरकार या फिर ये सभी। तो भाई यहाँ पर स्तंभ हैं दिया गया है और 3 है परिवार। देखें, एक अनावृत अर्थव्यवस्था में पूंजी, व्यापार, सरकार, परिवार ये सब होते हैं। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आय प्रवाह को घटाने वाला तत्व नहीं है। अब तत्व इनमें से कौन सा नहीं है, प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि आय प्रवाह को घटाने वाला तत्व। तो आय प्रवाह के घटाने वाले तत्व में उपभोग में वृद्धि ये नहीं है। बाकी सरकारी व्यय में कमी, आयातों में वृद्धि और करारोपण ये सब आय प्रवाह को घटाने वाले तत्वों में शामिल हैं, जबकि उपभोग में वृद्धि ये नहीं शामिल है। इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, आय प्रवाह के आकार को बढ़ाने वाले तत्व हैं। आय प्रवाह के आकार को बढ़ाने वाले तत्वों में निर्यातों में वृद्धि, विनियोगों में वृद्धि और सरकारी व्यय में वृद्धि ये सब शामिल होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। 34 नंबर क्वेश्चन से कल्याण शब्द है। कल्याण शब्द अपने आप में व्यापक शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 35 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है। 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि किसी देश के आर्थिक कल्याण का मापक एवं सूचकांक माना जाता है। किसी देश के आर्थिक कल्याण का मापक एवं सूचकांक जो है उसकी राष्ट्रीय आय को माना जाता है, नेशनल इनकम को। इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण में क्या संबंध होता है। राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, जेबी से थे। जेबी से कौन थे भाई। जेबी से जो ये फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न है, जेबी से का बाजार नियम को किस सिद्धांत का बहुचर्चित अंग माना जाता है। तो क्लासिकल सिद्धांत का बहुचर्चित अंग माना जाता है। जेबी से के द्वारा जो दिया गया बाजार का नियम था उसको। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 39 नंबर, जेबीसी का नियम बताता है कि पूर्ति स्वयं पूर्ति का सृजन करती है। तो पूर्ति स्वयं पूर्ति का सृजन करती है, ये एक प्रकार से किसने कहा था, मांग एवं पूर्ति दोनों को, मतलब दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जेबीसी का बाजार नियम या पूर्ति स्वयं पूर्ति का सृजन, तो इन्होंने कहा था पूर्ति स्वयं पूर्ति का सृजन करती है। कि मांग स्वयं पूर्ति का सृजन करती है, तो पूर्ति अपनी मांग का सृजन कर सकती है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन करती है और पूर्ति स्वयं पूर्ति का सृजन करती है। तो पूर्ति जो होती है, इनमें से यहाँ पर जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा का ऑप्शन। यहाँ पर क्या होगा, जेबीसी का बाजार नियम व्यक्त करता है क्या, तो जेबीसी का बाजार नियम व्यक्त करता है कि पूर्ति जो होती है अपनी मांग का सृजन करती है स्वयं। तो पूर्ति अपनी मांग का सृजन करती है, बिल्कुल ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से अगर आपसे पूछे तो आपका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 41 नंबर, जेबीसी के नियम के अनुसार जेबीसी के नियम का सारांश क्या है। इनके नियम का सारांश क्या है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। तो पूर्ति अपनी मांग जो होती है बिल्कुल स्वयं उत्पन्न करती है, ठीक है, मांग अपनी पूर्ति स्वयं उत्पन्न नहीं करती है। ये इसका नहीं करेक्ट है, ये का वाला करेक्ट है। अगला प्रश्न 42 नंबर, जेबीसी के नियम के अनुसार समाज में कभी उत्पादन अधिक की समस्या नहीं रहती है, ठीक है, ये खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यानी समाज में कभी इतना उत्पादन नहीं हो जाता कि उसकी अधिकता महसूस हो, जेबीसी कहते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, से जेबीसी के नियम और मुद्रा के परिणाम सिद्धांत को जो है पाटिनकिन ने क्या माना, बताएं। एक बात आपको बता दूं, मांग, डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। डिमांड जितने ज़्यादा होगी उसी हिसाब से सप्लाई करी जाएगी, ठीक है, और डिमांड कम हो जाएगी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर डिमांड कम होगी किसी चीज़ की तो उसकी जो एक प्रकार से जो रेट होता है, उसका जो मूल्य होता है वो भी कम हो जाता है। क्लियर, ये बात सब ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रश्न है, जेबीसी के नियम व मुद्रा के परिणाम सिद्धांत को पाटिनकिन ने माना। पाटिनकिन ने क्या माना था, परस्पर विरोधी माना है इनके परिणाम सिद्धांत और मतलब कि नियम और मुद्रा के परिणाम सिद्धांत को, ठीक है, परस्पर विरोधी माना, ठीक है। अगला प्रश्न 44 नंबर, जेबीसी के नियम में सही है। जेबीसी के नियम में सही है, श्रम के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार की ही कल्पना की गई, बिल्कुल ये भी कथन इन्हीं के द्वारा जेबीसी के नियम के अनुसार ही है। बचत व विनियोग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, केवल उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार की कल्पना करी गई जेबीसी के द्वारा, तो ये बिल्कुल इसका घा होगा, यानी कि ये सभी इनके बारे में ही है, सही। 45 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है, यह कथन किसका है।
तो पूर्ति जो होती है अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। ये जेबीसे का कथन था। किसका कथन है? जेबीसे का। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न, जेबीसे का बाजार नियम क्रियाशील होने का कारण क्या रहा है? देखें, जेबीसी के बाजार नियम का क्रियाशील होने का कारण रहा है एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय है, ये पहला काम। दूसरा, ब्याज की दर का लोचपूर्ण होना और मजदूरी दरों का लोचपूर्ण होना, ये तीनों एक प्रकार से कारण रहे हैं बाजार नियम क्रियाशील होने के जेबीसी के। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। कीन्स ने रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व दिया किसको? सार्वजनिक विनियोग को सबसे ज्यादा महत्व दिया उन्होंने। सार्वजनिक विनियोग को जो रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व दिया। ठीक है, सार्वजनिक विनियोग को यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रकार से जो एक प्रकार से विनियोग है वो किया जाए सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न 48 नंबर, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? बताएं। सीमांत उपयोग प्रवृत्ति एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है भैया? देखिए, आमदनी बराबर होता है उपभोग प्लस विनियोग। आमदनी बराबर क्या होता है? उपभोग यानी जितना आप खर्चा कर रहे हैं वो, और प्लस विनियोग, कहीं पर आप क्या कर रहे हैं? खर्चा कर रहे हैं, कहीं पर विनियोग कर रहे हैं, कहीं पर उसको एक प्रकार से लगा रहे हैं। तो इसका घा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपका जो है को करिकुलर का पेपर आपको तैयारी करनी है, को करिकुलर परीक्षाओं की, आप सेकंड सेमेस्टर में है तो आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना है अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में, और उस पेपर को आपको पास करना अनिवार्य ही है। तो इसके लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र की तैयारी के लिए बेसिकली को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल बना दिया गया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है ये, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लेक्चर आपके पड़े हुए हैं। तो आप इस वीडियो मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर पड़ी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। 50 नंबर प्रश्न जे.एम. कीन्स के द्वारा लिखित पुस्तक है। जे.एम. कीन्स एक बहुत अच्छे समाज मतलब कि अर्थशास्त्री हैं जे.एम. कीन्स। तो जे.एम. कीन्स के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये कीन्स की पुस्तक है। इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है, व्यय में वृद्धि से रोजगार। व्यय में वृद्धि से रोजगार बिल्कुल बढ़ता है। व्यय में अगर वृद्धि करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, ये कीन्स का भी मानना था। का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समग्र यानी कि अगर आप व्यय करेंगे, जैसे मान लीजिए सरकार अभी क्या कर दे, कोई गांव में सड़क अगर एक प्रकार से बनाने के लिए सड़क पास कर दे, अब व्यय करने के लिए सड़क पास करी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, अब सड़क पास हो गई तो सड़क पास करने में कम से कम 15 20 30 मजदूर लगेंगे और तमाम ठेकेदार होंगे, तो सभी लोग आपस में फिर इधर उधर काम करके कमाएंगे। ऐसे ही कहीं पर नहर बन रही है, कहीं पर बिल्डिंग बन रही है, कहीं पर कुछ भी बनना है, तो वहाँ पर एक प्रकार से जो है एक प्रकार से क्या होता है, वो सब बढ़ता है। क्लियर? तो उससे रोजगार बढ़ता है व्यय में वृद्धि करने से। क्लियर? आगे देखेंगे अगला प्रश्न, समग्र पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। समग्र पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है कीमत स्तर का भी, अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता का और लागतों के स्तर का, इन सभी का समग्र पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। इसका घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी का। अगला प्रश्न है 53 नंबर, निम्न में से सत्य कथन इनमें से कौन सा है? देखिए, कथन में कीन्स का रोजगार सिद्धांत मुद्रास्फीति का समाधान देता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है जो है किन्सियंस उपभोग फलन के अनुसार जब आय बढ़ती है तो क्या होता है? तो किन्सियंस उपभोग फलन के अनुसार जब आय बढ़ती है तो यानी एपीसी बढ़ती है लेकिन एमपीसी तब घट जाती है। आय बढ़ाने पर क्या होता है? एपीसी बढ़ जाती है और एमपीसी घट जाती है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 55 नंबर प्रश्न है, त्रिक्षेत्रीय मॉडल में किन्सियन फ्रेमवर्क में निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है इनमें से? तो y बराबर सी प्लस आई प्लस जी, ये कथन इनका बिल्कुल सही है त्रिक्षेत्रीय मॉडल में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 56 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर की तैयारी विधिवत तरीके से आपकी होने वाली है। और थर्ड सेमेस्टर की तैयारी में को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल है और जो BA करिकुलर चैनल है उस पर भी आपकी तैयारी होगी, और शुक्ला स्टडी पॉइंट पर तो बेहतर तैयारी होती रही। तो आपकी बार और भी बेहतर तरीके से डिजिटल बोर्ड पर आपको एक क्लास की वीडियो देने का प्रयास में किया जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पुस्तक किसने लिखी है? जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पुस्तक को लिखा है जे.एम. कीन्स ने। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न, ज्यों ज्यों आय बढ़ती है
त्यों त्यों आय में वृद्धि की तुलना में उपभोग व्यय में वृद्धि अपेक्षाकृत जो होती है धीमी गति से होती है। इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय और कुल व्यय के मध्य कैसा संबंध होता है? तो राष्ट्रीय आय और कुल व्यय के बीच में फलात्मक संबंध होता है। इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, उपभोग फलन की अवधारणा का प्रतिपादन किया। उपभोग फलन की अवधारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर कीन्स ने किया। इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% आएगा परीक्षा में। 60 नंबर प्रश्न है, उपभोग प्रवृत्ति पर प्रदर्शन प्रभाव का विश्लेषण किसने किया? तो उपभोग प्रवृत्ति पर प्रदर्शन प्रभाव का विश्लेषण किया था ड्यूसेनबरी ने। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के सूचक हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के सूचकों मतलब सूचक इनमें से कौन सा है? देखें, डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यानी का ऑप्शन। 62 नंबर प्रश्न है, औसत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र कौन सा है? तो औसत उपभोग प्रवृत्ति की अगर बात की तो वो सूत्र है आपका वाई बटे सी। वाई बटे सी ये औसत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई होता है। और सीमांत बचत प्रवृत्ति का जो द्योतक है, सीमांत बचत प्रवृत्ति का द्योतक है 1 माइनस MPC। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इन तीनों सूत्रों को। अगला प्रश्न 64 नंबर, गुणक निर्भर करता है, बताएं। गुणक निर्भर करता है, फटाफट से आप बताएंगे। गुणक निर्भर करता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर, गुणक निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर, निवेश गुणक को निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, बताएं। निवेश गुणक को निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसको के द्वारा, निवेश गुणक को के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्प विकसित देशों में ऊंची सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बावजूद गुणक का आकार कम हो जाता है या कम होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है अनैच्छिक बेरोजगार की अनुपस्थिति तथा अदृश्य बेरोजगारी की विद्यमानता, उत्पादन का लोचहीन पूर्ति चक्र और उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में अधिक क्षमता का अभाव। ये तीनों कारण हो सकते हैं अल्प विकसित देशों में ऊंची सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बावजूद गुणक का आकार कम होने का, ये सभी कारण हैं। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर प्रश्न है, आय प्रवाह के निम्नलिखित में से कौन से छिद्र हैं? तो आय प्रवाह के छिद्रों में आपका निष्क्रिय नकदी का संग्रह, ऋण का भुगतान और कीमत स्फीति, ये सब छिद्र के रूप में काम करते हैं। इसका घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि जब कृषि जन्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो उसकी घरेलू पूर्ति बेलोचदार होने के कारण कृषि वस्तुओं की कीमतें जो होती हैं वो क्या होती हैं, फटाफट से आप बताएंगे। तो जब कृषि जन्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो उसकी घरेलू पूर्ति जो होती बेलोच होने के कारण कृषि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मांग बढ़ेगी तो कीमतें ऑटोमेटिक बढ़ेंगी। जैसे मान लेते हैं जब लगन आती है तो मोटरसाइकिल खूब ज़्यादा बनती है दहेज में देने के लिए, तो क्या होता है मोटरसाइकिल का उस दौरान थोड़ा सा दाम बढ़ जाता है 5,000 4,000। ठीक है। 69 नंबर प्रश्न है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है। इसका घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 70 नंबर, यदि MPC बराबर 0.8 है तो सरल विनियोग गुणक का मान क्या होगा? तो अगर MPC 0.8 है तो सरल विनियोग गुणक का मान 5 होगा। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 71 नंबर, यदि 20 करोड़ रुपए से उत्पादन में वृद्धि पूंजी स्टॉक में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि करता है तो त्वरक गुणांक का मान कितना होगा? तो 20,000 करोड़ से उत्पादन वृद्धि पूंजी स्टॉक में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि करता है तो आपका लगभग 2.5 जो है गुणांक होगा। त्वरक गुणांक कितना होगा? 2.5। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर प्रश्न है, विनियोग गुणक निम्न में से किस अर्थशास्त्री के नाम से संबंधित है, बताएं। तो विनियोग गुणक का संबंध जो है ये अल्फ्रेड मार्शल से है। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर प्रश्न, निवेश का अभिप्राय क्या है? निवेश का मतलब होता है वास्तविक पूंजी कोष में वृद्धि करना, ये निवेश होता है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निवेश का मतलब ये होता है। अगला प्रश्न है 74 नंबर, पूंजी निवेश संबंधी निर्णय निर्भर करता है, तो ब्याज दर पर भी निर्भर करता है और पूंजी की सीमांत कुशलता पर भी डिपेंड करता है पूंजी निवेश संबंधी निर्णय। ठीक है, आ और बा दोनों पर डिपेंड करता है।
अगला प्रश्न है पूंजी की सीमांत कुशलता, जिसको एमईसी बोलते हैं। एमईसी का सूत्र क्या होता है? एमईसी बराबर होता है प्रत्याशित आय बटे कुल मतलब पूर्ति कीमत। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका का में जो सूत्र दिया है ये पूंजी की सीमांत कुशलता का सूत्र होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखेंगे 76 नंबर प्रश्न है, यदि अतिरिक्त पूंजी संपत्ति की प्रत्याशित आय जो है वो 2000 रुपया है। प्रत्याशित आय कितनी है भैया? 2000 रुपया है। और पूर्ति कीमत कितनी है? पूर्ति कीमत जो है वो 40,000 रुपये है। तो यम ई सी क्या होगी? यम ई सी का सूत्र मैंने क्या बताया था आपका? यम ई सी का सूत्र यहाँ पर आपको बताया था कि भाई प्रत्याशित आय बटे पूर्ति कीमत, ये सूत्र होता है किसका? ये होता है एम ई सी बराबर। एम ई सी निकालने के लिए प्रत्याशित आय कितनी दी गई है आपकी? 2000 दी गई है। 2000 यहाँ पर लिख दो। ठीक है, आपकी जो है पूर्ति कीमत नीचे दी गई, पूर्ति कीमत हमको देना 40,000 पूर्ति कीमत है, 40,000 लिख दिया। तो 3 जीरो से 3 जीरो आपके कट गए, 2 एकम 2, 2 भी सेम, यानी 1/20 हो गया। 1/20 को अगर आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा भैया? 1/20 की अगर परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 100 से गुणा कर देंगे इसका। जैसे 100 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 जी शून्य शून्य, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 5, यानी 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5% का में दिया गया करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे 77 नंबर प्रश्न है, यदि अतिरिक्त पूंजी परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत 10,000 रुपये है। पूर्ति कीमत कितनी है भैया? पूर्ति कीमत आपकी 10,000 रुपये है। उससे प्राप्त वार्षिक प्रत्याशित आय, वार्षिक प्रत्याशित आय जो है आपकी, वार्षिक प्रत्याशित आय कितनी है? 1,000 रुपये है। तो यम ई सी क्या होगी? अब यहाँ पर भी प्रत्याशित आय आपको दी गई है, पूर्ति कीमत दी गई है, प्रत्याशित आय कितनी दी गई है भैया? प्रत्याशित आय आपकी 1,000 दी गई है। ठीक है, और पूर्ति कीमत आपकी 10,000 दी गई है। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1/10 हो गया। 1/10 से 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10% आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10%, ऑप्शन नंबर खा में दिया गया 10%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खा ऑप्शन। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए 78 नंबर प्रश्न है, यदि निवेशकर्ता भविष्य में अधिक प्रत्याशित प्राप्तियों की आशा करता है तो यम ई सी वक्र। यदि निवेशकर्ता भविष्य में अधिक प्रत्याशित प्राप्तियों की आशा करता है तो यम ई सी वक्र जो होता है ऊपर की ओर खिसकता है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 79 नंबर प्रश्न है, कुल मांग यानी कि जो है एग्रीगेट डिमांड अथवा समग्र मांग से हमारा अभिप्राय क्या होता है? कुल मांग या समग्र मांग का मतलब होता है निवेश मांग और उपभोग मांग दोनों। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर प्रश्न है, कीन्स के आय निर्धारण सिद्धांत के अनुसार निवेश बढ़ने से क्या होता है? तो कीन्स के आय निर्धारण सिद्धांत के अनुसार निवेश बढ़ने से क्या होता है? आय भी बढ़ती है। अगर निवेश बढ़ता है तो आय भी बढ़ती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 81 नंबर प्रश्न है, आय निर्धारण सिद्धांत में 45% रेखा प्रदर्शित करती है। आय निर्धारण सिद्धांत में 45% रेखा जो प्रदर्शित करती है वो मुद्रा के रूप में कुल आय और वस्तु और सेवाओं की कुल पूर्ति, ये दोनों डिपेंड करता है। इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, का और खा दोनों। 82 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के साम्य स्तर के सूचक हैं। राष्ट्रीय आय के साम्य स्तर के सूचक जो है एस, जब एस बराबर आई हो तब भी, जब सी प्लस आई बराबर सी प्लस एस हो, जब सी प्लस आई रेखा 45 डिग्री रेखा को काटती है, तो इन तीनों स्थितियों में साम्य स्तर के सूचक है राष्ट्रीय आय के ये तीनों। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 83 नंबर प्रश्न है, यदि सी बराबर 60 है, 60 प्लस 0.6 वाई मतलब कि 0.6 है, और वाई और आई बराबर कितना है? 100 रुपये हो, तो आय का स्तर कितना होगा? आय का स्तर होगा 400 रुपये। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर प्रश्न है, यदि एक मुस्त कर लगाया जाए तो राष्ट्रीय आय के सामान्य राष्ट्रीय आय के साम्य स्तर में कमी कर राशि से अधिक होगी। बिल्कुल अधिक होगी, इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कर गुणक बराबर क्या होता है? -b/1 -b बराबर -MPC/1 -MPC, ये होता है कर गुणक बराबर, ये बात ध्यान रखेंगे। 85 नंबर प्रश्न है, अनुपातिक आय दर की अनुपातिक आय कर की दर जितनी अधिक होगी, राष्ट्रीय आय के साम्य स्तर में कमी जो होगी वो कैसी होगी? तो अनुपातिक आय
अनुपातिक आय की दर जो होती है जितनी अधिक होगी, अनुपातिक आय की दर जितनी अधिक होगी राष्ट्रीय आय के साम्य स्तर में क्या होगी, में कमी कम होगी। अधिक इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा खा ऑप्शन अधिक होगी। अगला प्रश्न है 86 नंबर, त्वरक गुणांक प्रेरित निवेश, त्वरक गुणांक प्रेरित निवेश और उपभोग व्यय में प्रारंभिक परिवर्तन के बीच अनुपात है, यह कथन किसका है। तो त्वरक गुणक प्रेरित निवेश और उपभोग व्यय में प्रारंभिक परिवर्तन के बीच जो है अनुपात होता है, यह कथन कुरिहारा का था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर प्रश्न है, उत्पादन में वृद्धि से शुद्ध निवेश में क्या होता है। उत्पादन में अगर वृद्धि होती है तो शुद्ध निवेश में भी वृद्धि होती है, इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले निवेश के प्रकार हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले निवेश के प्रकार में सकल निवेश, शुद्ध निवेश और प्रतिस्थापन निवेश तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। 89 नंबर प्रश्न है, यदि प्रतिस्थापन निवेश स्थिर मान लिया जाए तो सकल निवेश उत्पादन के प्रत्येक स्तर के साथ परिवर्तित होता है, बिल्कुल इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 90 नंबर प्रश्न है, ब्याज के उधार देय कोष का प्रतिपादन किसने किया था। तो ब्याज के उधार देय कोष का मतलब कोष सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बिक्सेल महोदय ने, इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, उधार देय कोषों की मांग के मुख्य स्रोत हैं, बताएं। उधार देय कोषों की मांग के मुख्य स्रोत इनमें से हैं निवेश, उपभोग, संग्रह, ये तीनों जो है उधार देय कोषों की मांग के मुख्य स्रोतों में शामिल हैं, इसका घ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर प्रश्न है, ब्याज की साम्य दर निर्धारित होती है उधार देय कोषों की मांग के द्वारा, पूर्ति के द्वारा या मांग और पूर्ति के परस्पर संतुलन के द्वारा, बताएं। तो मांग और पूर्ति के परस्पर संतुलन के द्वारा ब्याज की साम्य दर निर्धारित होती है उधार कोषों मतलब उधार देय कोषों की मांग और पूर्ति के परस्पर संतुलन के द्वारा, इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर प्रश्न, कीन्स के द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत को क्या कहते हैं। तो कीन्स के द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत को ब्याज का तरलता सिद्धांत कहते हैं, इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर प्रश्न, मुद्रा की पूर्ति का अर्थ समय विशेष पर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा से है, मुद्रा की कुल मात्रा होगी, बताएं, होती है। तो मुद्रा की कुल मात्रा होती है कागजी नोट, सिक्के, बैंकों की मांग, जमाई, ये सब होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, लोगों का तरल नकदी रखने का उद्देश्य होता है, लेन देन का उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य या सट्टा उद्देश्य। तो लोगों का तरल नकदी रखने का जो उद्देश्य होता है, तरल माने होता है रुपया पैसा जो रखने का, जो नगद रुपया रखते हैं घर में, उसका उद्देश्य सभी सतर्कता उद्देश्य और लेन देन का उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य, सभी उद्देश्यों से ऑप्शन नंबर इसका जो है घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, मुद्रा की पूर्ति दी हुई होने पर मुद्रा की मांग बढ़ती है और तरलता जो अधिमान वक्र है वो क्या होता है, बताएं। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मुद्रा की पूर्ति दी हुई होने पर मुद्रा की मांग बढ़ती है और तरलता अधिमान वक्र जो होता है वो ऊपर को सरक जाता है, इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, ब्याज के आधुनिक सिद्धांत को निम्न में से किन सिद्धांतों का समन्वय कहा जाता है। तो प्रतिष्ठित, नव प्रतिष्ठित और किन्सियन, इन सभी आधुनिक सिद्धांतों का एक प्रकार से समन्वय कहा जाता है, इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, ब्याज के आधुनिक सिद्धांत की आलोचना है, ब्याज के आधुनिक सिद्धांत की आलोचना जो है बंद मॉडल के आधार पर करी जाती है, इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ISLM मॉडल जो है निम्न में से किसको वस्तु तथा मुद्रा बाजारों में हिक्स हैंसन के सामान्य संतुलन मॉडल के ढांचे में एकीकृत करता है। तो मुद्रा, आय और ब्याज ये तीनों एक प्रकार से जो है वस्तु तथा मुद्रा बाजारों के हिक्स हैंसन के समान संतुलन मॉडल के ढांचे में एकीकृत करता है। ब्याज, आय, मुद्रा तीनों ISLM मॉडल में से ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 100 नंबर, यदि निवेश, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि निवेश ब्याज की दर के अधिक सापेक्ष हो तो IS वक्र जो होता है वो क्या होता है। तो यदि निवेश ब्याज की दर के अधिक सापेक्ष हो तो IS वक्र जो होता है वो चपटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन से 101 नंबर प्रश्न है, आईएस वक्र बचत में कमी होने से, आईएस वक्र बचत में अगर कमी होती है तो उस कमी होने से क्या होता है, बाईं ओर सरक जाता है, दाईं ओर सरक जाता है, या ऊपर की ओर सरक जाता है, नीचे की ओर। तो आईएस वक्र बचत में कमी होने पर जो आईएस वक्र होता है ये दाईं ओर सरक जाता है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। ये बात आप ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा ये बताइए, स्फीति अंतर का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्फीति अंतर का प्रतिपादन कीन्स महोदय ने किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऐसे आप लोगों ने कई सारे प्रश्नों को जान लिया। लगभग 100 प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से मैंने बताया, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो ये आपका लेक्चर जो है सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को, BA करिकुलर यूट्यूब चैनल को और शुक्ला स्टडी पॉइंट को, यानी जिस चैनल पर आप देख रहे हैं, और आप हमको इंस्टाग्राम पर भी शुक्ला स्टडी पॉइंट की ID है उस पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।